वेलकम फ्रेंड्स, रेस क्लास में आप लोगों का स्वागत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का भी सी प्रोग्रामिंग का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स और इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखा। आज आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स यानी कि लूपिंग को देखते हैं। लूपिंग को कंप्लीट करने स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ऑपरेटर्स को फिर से एक बार रिविजिट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आगे पीछे करके हम लोग कोर्स को लिंक करके हम आपको समझा रहे हैं, जिससे आपको समझने में जरूर आसानी हो। तो फिर से वापस ऑपरेटर पर चलते हैं और ऑपरेटर को रिविजिट करते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से ऑपरेटर को। तो देखिए, ऑपरेटर क्या था? ऑपरेटर एक सिंबल था जो किसी निश्चित काम को करता है। ऑपरेटर दो तरह का होता है, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड पर लगाया जाता है, और बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड पर लगाया जाता है। यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो नॉट है वो आता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर निगेशन है जो एक्सक्लामेशन मार्क है। बाइनरी ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लासेस में देखा था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। असाइनमेंट ऑपरेटर भी था हमारा बाइनरी ऑपरेटर में। तो इसका हम लोगों को जरूरत नहीं। हम लोग आते हैं अभी जरा यूनरी ऑपरेटर पर, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर को पढ़ा था। अब आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर दो तरह का होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट किसको बोलते हैं? अगर ऑपरेटर पहले आए और तब ऑपरेंड आए, तो उसको हम लोग प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए कोई वेरिएबल है और प्लस प्लस ऑपरेटर को ए से पहले लगाए, प्लस प्लस ए, तो ये जो है वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यदि ऑपरेंड पहले आए और उसके बाद ऑपरेटर आए, तो इसको हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए कोई वेरिएबल है और हम लोग ऑपरेटर प्लस प्लस लगा रहे हैं ए ऑपरेंड के बाद, ए प्लस प्लस, तो इसको हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे। प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, इनका काम क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है जो एग्जिस्टिंग वैल्यू वेरिएबल का है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देना, एक से वैल्यू को बढ़ा देना। चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, दोनों का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस वन। ए के एग्जिस्टिंग वैल्यू में
एक ऐड करके वापस जोड़ देगा। अगर दोनों का काम सेम है और यहां पर दो अलग अलग नाम है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, तो थोड़ा सा तो कुछ डिफरेंस होगा। तो काम अंतर है एग्जीक्यूशन में, काम है सेम है, अंतर है एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में क्या अंतर है? पहले हम लोग आते हैं प्री इंक्रीमेंट पर। अगर प्री इंक्रीमेंट है तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि पहले ए का वैल्यू बढ़ा देगा, फिर जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंटेड, पहले वैल्यू बढ़ाएगा, देन टास्क परफॉर्म। फर्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू को बढ़ाएगा और तब काम को करेगा। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर इंट ए एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 है और हम लोगों ने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है %d प्लस प्लस ए। तो देखिए, अगर सिंपल ए होता तो वो 5 प्रिंट कर देता, लेकिन प्लस प्लस ए है। प्लस प्लस ए क्या है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, क्योंकि ऑपरेटर पहले है और इसका काम क्या? फर्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंटेड देन टास्क परफॉर्म्ड। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू को पहले बढ़ा देगा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और तब उसको प्रिंट कर दो। आउटपुट हम लोगों को मिलेगा, ए का वैल्यू 5 है, उसमें पहले एक बढ़ा देगा तो वैल्यू होगी 6। तो आउटपुट में हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 6। आउटपुट में वैल्यू मिलेगा 6। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पोस्ट इंक्रीमेंट में आते हैं हम लोग। अगर प्लस प्लस ऑपरेटर वेरिएबल के बाद आता है तो वो ए प्लस प्लस हो गया। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि इसको समझना है तो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड देन वैल्यू एग्जीक्यूटेड या वैल्यू इंक्रीमेंटेड। मतलब जो टास्क दिया गया है वो टास्क पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट है a इक्वल टू 5 है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लोग %d a प्लस प्लस लिखे हैं, तो इसका आउटपुट हम लोगों को नहीं 5 मिलेगा। इसका आउटपुट हम लोगों को 5 मिलेगा। तो क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, फर्स्ट टास्क परफॉर्म, तो टास्क दिया गया है ए के वैल्यू को प्रिंट करने का, तो पहले वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो इसके बाद वाले लाइन में अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं printf %d a, तो यहां पर जो आउटपुट है वो हम लोगों को 6 मिलेगा। ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो माइनस माइनस ऑपरेटर जो है ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह दो तरह का होता है। एक होता है
प्री डिक्रीमेंट, जिसमें ऑपरेटर पहले आता है और वेरिएबल बाद में आता है, और दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, जिसमें वेरिएबल पहले आता है और ऑपरेटर बाद में आता है। तो प्री इंक्रीमेंट माइनस माइनस ए और पोस्ट डिक्रीमेंट ए माइनस माइनस, दोनों का जो मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है ए इक्वल टू ए माइनस वन। इसका मतलब है कि ए में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें एक माइनस करके वापस में असाइन कर देना है। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज है कि चूंकि अगर दोनों सेम है तो नाम अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि ये प्री डिक्रीमेंट है तो प्री डिक्रीमेंट का मतलब हो गया फर्स्ट वैल्यू डिक्रीमेंटेड, देन टास्क परफॉर्म्ड, और यहां पर पोस्ट डिक्रीमेंट में फर्स्ट टास्क परफॉर्म्ड, देन वैल्यू डिक्रीमेंटेड। अगर एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक वेरिएबल हमारे पास a है जिसमें कि वैल्यू 5 है, और इसको हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, %d माइनस माइनस ए, तो इसका जो आउटपुट है वो हम लोगों को 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू को घटा देंगे और उसके बाद तब जाके टास्क परफॉर्म होगा। तो ए का वैल्यू पहले 5 से घट के 4 हो जाएगा और उसके बाद उसको प्रिंट करने का काम करेगा, तो आउटपुट हम लोगों को मिलेगा 4। अगर पोस्ट डिक्रीमेंट में को अप्लाई करते हैं, अगर ए का वैल्यू 5 है और प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ %d ए माइनस माइनस, तो आउटपुट जो हम लोगों का मिलेगा वो मिलेगा 5। क्यों? क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब है फर्स्ट टास्क परफॉर्म देन वैल्यू डिक्रीमेंटेड। इसका मतलब क्या हो कि पहले ए का वैल्यू, ए को प्रिंट कर देगा, ए का एग्जिस्टिंग वैल्यू 5 है, उसको प्रिंट कर देगा और उसके बाद वैल्यू घटाएगा। तो अब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन ए का नया वैल्यू 4 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट देते हैं और ए को प्रिंट करवाते हैं तो अब हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 4। ये है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू में कई बार पूछ देता है इस तरह के क्वेश्चंस। अगर ए का वैल्यू 1 है और प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं %d 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 %d, और यहाँ पर है ए प्लस प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस प्लस ए। इसको फिर से बढ़िया से लिख देते हैं।
प्लस प्लस ए माइनस माइनस, माइनस माइनस ए प्लस। इसका आउटपुट क्या होगा? 2 मिनट आप लोग 10 सेकेंड में आप लोग इसको निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका आउटपुट होगा, हम लोग देखते हैं। इसका आउटपुट होगा ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब प्रिंटफ में हम लोग मल्टीपल एग्जीक्यूशन है तो एग्जीक्यूशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, और जब राइट टू लेफ्ट होगा तो ए का वैल्यू 1 है और पहला वेरिएबल ए प्लस प्लस है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट वेरिएबल है, मतलब ए का वैल्यू पहले प्रिंट कर दो तो ए का वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू बढ़ाएगा। तो यहाँ पर तो जब इस जगह पर वैल्यू आएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 था, 1 को प्रिंट कर दिया और इसके बाद यहाँ पर ले गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब 2 में माइनस माइनस 2 है, ये प्री डिक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद टास्क को परफॉर्म करेगा। तो 2 को वापस 1 माइनस करेगा तो वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 को वो प्रिंट करेगा 1। यहां पर जो वैल्यू आया वो आया 1। यहां पर क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट, पहले टास्क को परफॉर्म करेगा और उसके बाद वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आया 1, 1 को पहले प्रिंट कर दिया और अब इसको वैल्यू को घटाया तो ये हो गया 0। यहाँ पर वैल्यू आया 0। यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट होने के कारण पहले वैल्यू को बढ़ाएगा और फिर टास्क को परफॉर्म करेगा। तो 0 को पहले बढ़ा करके वो कर दिया 1 और अब वहां पर 1 आउटपुट आया। तो ये पूरे प्रिंटफ का वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 1। ये यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। अब यहां से हम लोग चलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट सॉरी लूप पे। लूप क्या है? कई बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को कोई टास्क बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। जब हम लोग कोई भी टास्क बार बार परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए कोड को बार बार लिखना पड़ता है। बार बार लिखने से कोड का नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाता है और प्रोग्राम लेंदी हो जाता है। अगर लूप से फायदा क्या होता है कि अगर एक काम को हमको बार बार करना है, उसको बार बार लिखने के जगह पर हम उसको लूप में डाल देते हो तो रिपीटेटिव टाइम, मल्टीपल टाइम वो प्रोग्राम, वो कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर हमको अपना नाम एक बार प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंटफ एक बार लिखेंगे, ये आउटपुट हम लोग को एक बार मिल जाएगा। अगर 2 बार चाहिए तो प्रिंटफ 2 बार लिखेंगे। अगर 3 बार चाहिए तो प्रिंटफ स्टेटमेंट 3 बार लिखेंगे। अगर 100 बार चाहिए तो हम लोगों को 100 बार लिखना पड़ेगा। एक टीडियस जॉब है। कितना अच्छा हो कि अगर हम एक बार लिखें और 10 बार, 20 बार, 100 बार, जितना बार चाहे उतनी बार हम प्रिंट करा दें। इसी चीज के लिए जो कंस्ट्रक्ट हम लोगों को मिला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो है लूप। लूप के थ्रू हम लोग किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो लूप का जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप है, वो लूप 2 तरह का हम लोगों को मिलता है। एक लूप है एग्जिट कंट्रोल लूप और दूसरा लूप है एंट्री। एग्जिट कंट्रोल लूप में डू वाइल और एग्जिट कंट्रोल लूप में वाइल वाइल लूप और दूसरा
फॉर लूप है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप को देखते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप कैसे काम करता है। डू वाइल लूप में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को या काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल या काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि लूप जब चला रहे हैं, अगर मल्टीपल टाइम हमको किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग को काउंटिंग करना होगा कि काउंटर कितनी बार चलेगा। 1 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार। तो काउंटर को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। सॉरी। तो ये ट्रैक रखेगा कि लूप कितनी बार चल रहा है। उसके बाद कीवर्ड डू होगा। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट डालेंगे, जो भी कोड, जिस कोड को हम लोगों को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है वो कोड रहेगा। और यहाँ पर हम लोग अपडेशन डालेंगे। काउंटर को अपडेट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर हमको 5 बार लूप चलाना है तो काउंटर हम लोग 1 2 3 4 5 भी काउंट कर सकते हैं, और रिवर्स में 5 4 3 2 1 भी काउंट कर सकते हैं। दोनों तरफ से काउंटर चल सकता है, जैसा भी रिक्वायरमेंट है हम लोग उस हिसाब से लूप को चलाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उस तरह से अपडेशन करेंगे। इसके बाद कीवर्ड वाइल और कंडीशन, काउंटर इनिशियलाइजेशन, डू, इन कामों को करो काउंटर को अपडेट करते हुए जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। जब तक ये कंडीशन सही है तब तक वो लूप बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब है कि लूप से बाहर आने के लिए हम लोगों को कंडीशन को फॉल्स कराना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है काउंटर चलाते समय, कि काउंटर इस तरह से चलाएं कि एक समय पर जाकर के ये जो कंडीशन डाले हैं ये फॉल्स हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो लूप हमेशा ट्रू होगा और हम लोग इनफाइनाइट लूप में फंस के रह जाएंगे। प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप में फंस के रह जाएगा और लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे, और इसी जगह पर प्रोग्राम का कंट्रोल हमारा घूमता रहेगा। अब यहाँ पर चूंकि देखिए जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो लूप से बाहर आने के समय में चेक कर रहे हैं, इसी के लिए इस लूप का नाम एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसका फायदा ये है एग्जिट कंट्रोल लूप का कि अगर फर्स्ट टाइम में भी कंडीशन अगर फॉल्स हो तो भी ये लूप हमारा एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक कर रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम काउंटर i इक्वल टू 5 लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं i लेस देन इक्वल टू 4, तो i का वैल्यू 5 है। वो टास्क परफॉर्म करते हुए आएगा और यहाँ पर आके चेक करेगा, और यहाँ पर आके चेक किया तब उसको कंडीशन गलत मिला, तब तक तो एक बार लूप हमारा एग्जीक्यूट कर गया। इसका मतलब है कि अगर कभी भी प्रोग्राम में हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट हो कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी कम से कम लूप एक बार तो चले, तब उस कंडीशन में हम लोग डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो डू वाइल लूप देख लीजिए क्या है एक बार फिर से। सबसे पहले काउंटर का इनिशियलाइजेशन है, फिर कीवर्ड डू, करली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट्स मतलब जो टास्क एग्जीक्यूट करना है उसका कोड, उसके बाद अपडेट, काउंटर को अपडेट करेंगे, वाइल कंडीशन ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पर सेमी कॉमा। केवल डू वाइल लूप में ही वाइल के बाद सेमी कॉमा लगता है, दूसरे किसी भी लूप में नहीं लगेगा। तो अब हम लोग एक प्रोग्राम से चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा डू वाइल लूप कैसे काम करता है। क्वेश्चन है, wrap in C to print
फर्स्ट n natural numbers. Swap in C to print first n natural numbers. फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का मतलब है कि हम लोग प्रोग्राम में n का वैल्यू डालेंगे, 2 4 5 10 100 200 जितना भी है, तो एक से लेकर के वहां जो n का वैल्यू दिए हैं वहां तक वो नेचुरल नंबर को प्रिंट करेगा। तो इसका प्रोग्राम करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश include conio.h main int n comma I clr scr इनका वैल्यू ले लेते हैं इनपुट। तो सबसे पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं, प्रिंटफ द वैल्यू scanf %d %n। n का वैल्यू इनपुट हो गया। अब यहाँ पर जितना भी वैल्यू डालेंगे वहां से एक से लेकर के n तक का नेचुरल नंबर प्रिंट करना है हम लोगों को। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोगों को काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? एक से। वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगा? एक से। तो i इक्वल टू 1 2। अगर हम लोग i का वैल्यू प्रिंट करा दें, printf \n %d i का वैल्यू अभी प्रिंट करा देंगे तो वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा? 1 प्रिंट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। 1 के बाद क्या चाहिए? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में जाना है। तो यहां पर क्या होगा? i प्लस प्लस। कब तक ये काम होगा? while i इज लेस देन इक्वल टू n, जब तक i n से छोटा या n के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। रिटर्न 0। एक छोटा सा डू वाइल का प्रोग्राम। अगर डू वाइल लूप का एग्जीक्यूशन फ्लो चार्ट से समझना है तो फ्लो चार्ट अगर हम लोग इसका बनाएंगे, डू वाइल लूप स्टार्ट के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी कंडीशन चेक। अगर कंडीशन चेक ट्रू होगा तो ये रिपीट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा
तो ये स्टॉप हो जाएगा लूप। ये फ्लो चार्ट डू वाइल प्रोग्राम का, डू वाइल लूप का ये फ्लो चार्ट है। अब हम लोग आ जाते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो है, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद कंडीशन देंगे वाइल जब तक ये कंडीशन सही होगा कोड टू एग्जीक्यूट, अपडेशन, ये सिंटैक्स है। यहां से काउंटर स्टार्ट होगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तक लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर इसका फ्लो चार्ट समझना है तो फ्लो चार्ट है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वाइल लूप को, डू वाइल और वाइल लूप में अंतर क्या है कि डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होता है और वाइल में कंडीशन पहले चेक होता है, इसीलिए उसका कंडीशन बाद में लगा था। यहां पर हम लोग करेंगे कंडीशन पहले चेक करेंगे, कंडीशन चेक। अगर कंडीशन ट्रू होगा एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक, और यहां से वापस यहां जाएगा, रिपीट करेगा लूप। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो यहीं से लूप स्टॉप हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट है वाइल लूप का। अगर सेम प्रोग्राम को जो अप टू n नेचुरल नंबर का प्रिंटिंग है वाइल लूप से बनाना चाहे तो प्रोग्राम कैसे बनेगा? सेम प्रोग्राम जो प्रीवियस टू वाइल लूप में हम लोगों ने बनाया, वैप इन सी टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसको अगर हम लोग वाइल लूप से बनाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड onio.h, main int n clr क्लियर स्क्रीन। एक चीज ध्यान देंगे, ये जो जितने भी हम लोग कोड लिख रहे हैं ये टर्बो सी कंपाइलर को ध्यान में रख के लिख रहे हैं, जहां पर सी के सारे फंक्शंस काम करते हैं। जो मल्टीलिंगुअल जो कंपाइलर्स या ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं उसमें बहुत सारा फंक्शन जो सी का है वो काम नहीं करता है, तो हम कोशिश कीजिएगा टर्बो C3 में यूज करने का। CLR क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन के बाद इनपुट लेंगे वैल्यू को, तो प्रिंट एफ
enter value of n scanf %d %n i, अच्छा एक वेरिएबल i भी ले लेते हैं, i इक्वल टू 1 while I less than equal to n printf \n %d I I plus plus return 0. ये while loop का प्रोग्राम। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर लूप पर। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है कीवर्ड फॉर, कीवर्ड फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन ट्रू, अपडेशन। स्टेटमेंट्स डू वाइल और वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और अपडेशन अलग अलग लाइन में होता है। फॉर लूप में ये तीनों चीज एक ही लाइन में होता है। ये सिंटैक्स है। अब इसके अगर हम लोग फ्लो चार्ट पर आए तो फ्लो चार्ट होगा स्टार्ट, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक, अगर ट्रू होगा कंडीशन तो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक, इसके बाद अपडेशन, और यहां से फिर ये चला जाएगा कंडीशन चेक में। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप यहां पर स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्लो चार्ट?
अब प्रोग्राम की बात कर, सेम प्रोग्राम जो हम लोगों ने अभी बनाया उसी प्रोग्राम को फिर फॉर लूप से बनाते हैं। वो ऐसा इसलिए एक ही प्रोग्राम को हम तीनों लूप से बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी पता चले कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप से बना सकते हैं। हर एक लूप से हर एक प्रोग्राम बनेगा। बाद में प्रैक्टिस करके ये हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर वाइल लूप आसान है, कहाँ पर डू वाइल लगाना आसान है और कहाँ पर फॉर लूप लगाना आसान है। तो प्रोग्राम करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश include conio.h main int I comma n clr scr clear screen। इनपुट ले लेते हैं printf enter value of n scanf %d %n। अब यहां पर हम लोग लूप लगाएंगे। for I equal to 1, I is less than equal to I equal is less than equal to n I प्लस प्लस। देखिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, अपडेशन ऑफ काउंटर, एक ही लाइन में। बाद प्रिंट करा देंगे %d I रिटर्न 0। फॉर लूप और वाइल लूप के बाद में सेमीकोमा नहीं लगता है। नोट में लिख लेना है, हम लोगों को समझ लेना है यहाँ पर एक पॉइंट। यदि फॉर लूप और वाइल लूप में सेमीकोमा लगा देंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ पर हम लोग फॉर लूप में यहाँ पर अगर सेमीकोमा लगा दें तो क्या होगा? अभी सेमी फॉर लूप में सेमीकोमा नहीं लगता, पिछले वाले प्रोग्राम में वाइल लूप में भी सेमीकोमा नहीं लगाए थे। बैक करके चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या होगा अगर यहाँ पर हम लोग सेमीकोमा लगा दें। सॉरी, यहाँ पर ऐसे सेमीकोमा लगा दें या फिर फॉर लूप में हम लोग यहाँ पर ऐसे सेमीकोमा लगा दें। ऐसा करने से कोई एरर नहीं आएगा। होता यह है कि जैसे ही सेमीकोमा लगाते हैं लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। लूप तो चलेगा लेकिन लूप के बॉडी में लूप कंट्रोल इंटर नहीं करेगा और कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिंपल लूप के बाद हो जाता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या है? अगर लूप के अंदर में दूसरा लूप लगा दे, चाहे वो कोई भी हो, फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर वाइल या डू वाइल, या वाइल के अंदर में वाइल लूप या डू वाइल लूप या फॉर लूप, या किसी भी लूप के अंदर में कोई दूसरा लूप अगर हम लोग लगा देते हैं तो इस तरह का लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। जैसे अगर हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, वाइल कंडीशन। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं किए हैं हम लोग तो इसको इस तरह से ले लेते हैं। सिंपल फॉर को ही फॉर के अंदर लगाते हैं। फॉर
j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। यहाँ पर क्या है, एक लूप के अंदर में दूसरा लूप हम लोग लगा रहे हैं। तो लूप के अंदर जब हम लोग लूप लगाते हैं तो इसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। यहाँ पर फॉर के अंदर फॉर लगाए हैं हम लोग, फॉर के अंदर वाइल डू वाइल, या वाइल के अंदर फॉर डू वाइल, कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम लोग एक दो प्रोग्राम और बना के चेक करते हैं तीनों लूप से, और समझते हैं कि लूप का काम कैसे होता है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वैप इन सी, क्वेश्चन है हमारा, वैप इन सी टू प्रिंट फर्स्ट इन इवन नेचुरल नंबर्स। इसको हम डू वाइल लूप से हम बनाते हैं हम लोग पहले। हैश इंक्लूड stdi.h, हैश इंक्लूड conio.h, main int I n clr printf enter value of n, scanf percent %n, I equal to 1, 2, अब यहां पर क्या है, हमको इवन नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो हम नेचुरल नंबर हम लोग आई से ले रहे हैं, काउंटिंग करके उठाएंगे 1 2 3 4। हमको चेक करना है कि जो इवन नंबर हो वही प्रिंट हो। तो यहां पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देते हैं। इफ आई मॉड्यूलर डिवीजन 2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो जाएगा तो नंबर इवन हो जाएगा। तो इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ %d, टैब स्पेस के साथ प्रिंट कराते हैं। थोड़ा गैप होगा नंबर के बीच में आउटपुट में, तो देख समझने में आसानी होगी। आई आई प्लस प्लस रिटर्न 0। ये डू वाइल में हो गया। अगर हम इसको वाइल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो कहां पर चेंज आएगा, ये देखिए, ये पोर्शन चेंज होगा, सारा चीज सेम। अच्छा, वाइल तो लगाया ही नहीं हमने, यहाँ कंडीशन होगा डब्ल्यू वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू n, सेमीकॉमा। सिर्फ डू वाइल लूप में सेमीकॉमा लगता है, केवल ये डू वाला और वाइल वाला सेक्शन चेंज होगा इस जगह पर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर क्या कोड हो जाएगा, तो समझ लेते हैं। नया प्रोग्राम नहीं लिखते, इसी को, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे,
ये हो जाएगा while, ये वाला पोर्शन जो है इसके जगह पर while I is less than equal to n, printf %d \t i प्लस प्लस। ये वाला जो ब्लॉक है इसके जगह पर while का आ जाएगा। और अगर इसी को फॉर लूप में कन्वर्ट करें हम लोग तो फिर ये वाला, ये अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन, क्योंकि फॉर लूप में ही इनिशियलाइजेशन होता है तो इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन भी हम लोगों को हटाना होगा और ये पूरा चेंज हो जाएगा। और उस वहां पर क्या होगा, ये while और यहाँ पर फॉर। फॉर लूप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कीवर्ड फॉर i इक्वल टू 1, ये वाला पोर्शन जो है ये भी लूप के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, printf %d \t i, ये वाला ब्लॉक आ जाएगा। तो ये हमारा हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोग के लिए लूप था। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रोग्राम आपको मिलेगा लूप में बनाने के लिए, जैसे एडिशन, सम ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन है या रिवर्स ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन है, प्राइम नंबर निकालना है, फिबोनाची सीरीज है, बहुत सारा क्वेश्चन है, सबको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उतना अच्छा लॉजिक डेवलप होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।